आज के वीडियो के असल मुद्दे पर आने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उसको मैं अच्छे से रिसर्च करके उसके शोध करके जानकारी लेके पढ़ के फिर मैं वो आपके सामने बात लाती हूँ। आज का वीडियो का विषय है आटा, गेहूं का आटा। कुछ लोग जो आटा नहीं भी खाते हैं, गेहूं इतना ज़्यादा नहीं उनके घरों में इस्तेमाल होता है, खाते नहीं हैं, और चावल खाते हैं या कोई और ग्रेन खाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं तो आटे की चीज़ें खाते ही हैं, जैसे बिस्किट है, केक है, कोई और चीज़ें बनी हुई हैं जिसमें कि ये मिला हुआ होता है। तो ये एक चीज़ है जो यूनिवर्सली खाया जाता है, हर एक के डाइट में होता ही है। पास्ता ले रहे हैं, नूडल्स ले रहे हैं, वो सबका बेसिक्स तो आटा ही होता है, व्हीट होता है। तो क्या हमने इसके बारे में कभी सोचा है व्हीट फ्लावर का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना शुद्ध है? हम तो लेकर आए हैं एक सील्ड बैग, देख कर लाए हैं, उसमें कहीं कोई छेद ना हो, कहीं चूहे ने काटा नहीं हो, वो सारा देख कर लाते हैं। लेकिन उसके अंदर जो भरा गया है, क्या आपने कभी सोचा है कि इसके अंदर क्या क्या और दूषित पदार्थ हो सकते हैं? आटे में जो कि थैली के अंदर से निकला है, सील्ड और अच्छी कंपनी का, नामी रेप्यूटेड कंपनी का है, इसमें भी अलाउड होता है, अधिकारियों की जानकारी में ये बात है, उनके मानी हुई ये बात है कि इसमें भी एक तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके पार्ट्स अवशेष हो सकते हैं। जब इसको पीसा था तो वो पिस गए हैं, साथ में कहते हैं ना आटे के साथ घुन भी पिसता है, तो उसके साथ वो पिस गए हैं। कुछ चूहे के अवशेष हो सकते हैं, उनके ड्रॉपिंग्स हो सकते हैं जो उन्होंने त्यागा है, मल मूत्र, वो सभी इसके अंदर हो सकता है। अमेरिका और भारत दोनों ये मानते हैं कि बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन में शून्य मिलावट व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, लेकिन नियमों और उनकी जमीनी सच्चाई में बड़ा अंतर है। अमेरिका में एफडीए इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए गेहूं के आटे के लिए स्पष्ट और पारदर्शी संख्या आधारित एक्शन लिमिट तय करता है, जैसे 50 ग्राम आटे में एक चूहे का बाल या 75 कीड़ों के टुकड़े मिलने पर सीधी कार्रवाई। वहीं भारत में एफएसएसएआई कोई स्पष्ट संख्या नहीं बताता और सिर्फ यह कह देता है कि आटे में चूहे का बाल, मल मूत्र या कीड़े जैसी कोई भी दिखाई देने वाली गंदगी नहीं होनी चाहिए। समस्या यह है कि जब मापने की सीमा तय ही नहीं होती तो जांच, जवाबदेही और कार्रवाई अक्सर अस्पष्ट और असंगत हो जाती है। सरल शब्दों में, अमेरिका तय करता है कि कितनी गंदगी पर कार्रवाई होगी, जबकि भारत नियम तो सख्त लिखता है लेकिन उन्हें मापने और लागू करने की स्पष्ट व्यवस्था नहीं देता। अच्छा, ये केवल गेहूं के आटे के लिए ही नहीं है, ये दूसरे तरह के जो आटे होते हैं उनमें भी हो सकता है, जैसे कि कुट्टू का आटा। तो उसके बारे में ये एक न्यूज़ आइटम है जो मैं यहाँ पर आपको दे रही हूँ, लिंक आप देख सकते हैं। इसके आटे को खाकर भी लोगों की तबीयत खराब हुई है, बीमार पड़े हैं। अमर उजाला समाचार पत्र में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार 10 सितंबर 2024 को यह खुलासा हुआ था कि जन्माष्टमी के मौके पर कुट्टू का आटा खाने से बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए थे। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी एफएसडीए ने कुट्टू के आटे के नमूनों की जांच कराई। जांच में यह पुष्टि हुई कि आटे में चूहे का मलमूत्र और कीड़े मौजूद थे। इस मिलावटी आटे के कारण करीब 250 लोग बीमार हुए, जिनमें कई को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यह मामला साफ तौर पर दिखाता है कि खाद्य सुरक्षा में थोड़ी सी लापरवाही भी कितनी गंभीर परिणाम दे सकती है। जिन देशों में स्टोर करने की जो तरीके हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा रिफाइंड हैं, ज़्यादा सेफ हैं, तो वहाँ का आटा जो होता है वो भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे इतने चूहों के अंदर आने की गुंजाइश नहीं होती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी तक इस तरह के प्रोविजंस नहीं है। हम लोगों का स्टोर इतना साफ सुथरा नहीं है और इसके अंदर तो चूहे घूमते रहते हैं, फुदकते रहते हैं। और अगर आप हाथ से, जैसे बहुत लोग करते हैं, घर में लाकर उसको हाथ से बीनते हैं, झाड़ते हैं और फिर ले जाते हैं, तो लेकिन वो भी कोई निदान नहीं है, क्योंकि उस पे जो चूहे ने या कोई दूसरे जानवर भी हो सकते हैं, उनका जो यूरिन है वो तो लगा ही हुआ है। तो इसके लिए या तो ये है कि आप गेहूं खरीद के लाइए, उसकी सफाई पहले करिए, मैन्युअली करिए, हाथ से बीनिए, और उसके बाद उसकी धुलाई करिए। धुलाई करके फिर उसको अच्छे से सुखाइए धूप में, और वो जब सुखा रहे हैं तो तब भी आपको देखना है कि उसके अंदर कोई चिड़िया ना ऊपर से उड़ रही हो, कोई और जानवर ना आ गया हो जो उसको गंदा कर रहा है। तो आपको उसके ऊपर से एक पतला कपड़ा बिछा कर रखना है, जिससे कि वो साफ सुथरा रह सके, और फिर उसको उसकी पिसाई करनी है। और चक्की के अंदर क्या क्या पहले से चला गया है, अगर आप कमर्शियल किसी चक्की पे जा रहे हैं, पास में कहीं है या जहाँ भी है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा।
उससे भी आप कैसे बचत कर सकते हैं। एक अच्छाई ये है कि आजकल छोटे छोटे फ्लावर मिल्स भी मिलते हैं जो आप घर में एक्चुअली लगा सकते हैं। लेकिन बात तो वही है ना कि समय किसके पास है, कौन इतना सारा कुछ कर सकता है। और पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आसपास गेहूं कहाँ पे मिलता है, अच्छी क्वालिटी का गेहूं कहाँ पे मिलता है, ये भी कहाँ से पता करेंगे। आजकल तो सब ज़माना ही यही हो गया है कि मार्केट में जाओ, थैली ले आओ या ऑनलाइन ऑर्डर करो, घर में आ जाता है। तो वो एक ज़माना था जब इतनी मेहनत करते थे लोग, अब तो वो रहा ही नहीं। तो अब ये है कि जितना इसमें अवशेष जो रह जाता है, अब तो सब लोग खा ही रहे हैं ना, कोई बीमार तो पड़ नहीं रहा है। लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए, और अगर आप कर सकते हैं ऐसा तो वो ज़रूर करना चाहिए कि आप जो आटा ला रहे हैं, गेहूँ ला रहे हैं, उसकी अच्छे से धुलाई करके और अपने आप अगर उसकी पिसाई कर सकते हैं। चक्की वक्की भी हम लोग घरों में तो अब रख नहीं सकते, हो नहीं सकता है। और एक चीज़ है कि जब आपके पास घर में आ जाता है तो उसको निकाल कर टाइट डिब्बे में रखें, जैसे कि घर के अंदर कम से कम उसके अंदर कॉकरोच नहीं जा रहा है, दूसरे कीड़े मकोड़े नहीं जा रहे हैं। और उसको जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है उसको ख़त्म कर लें। खोलने के बाद भी उसको ज़्यादा दिन तक स्टोर भी ना करें, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है कि कुछ जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनके अंडे थे, उसमें से अब कीड़े निकल आए हैं, वो अपना कुछ कर रहे हैं उसके अंदर हरकतें। और इस तरह से जो ये लूज आटा हम लेते हैं रोटी बेलने के लिए, इसको भी आप या तो रोज थोड़ा थोड़ा इसमें से निकालिए, या एक ऐसे इसमें इस तरह से एक टाइट बर्तन में रखें। और हम लोग कर सकते हैं कि कलेक्टिव वे में सब लोग मिलकर, जहाँ पर भी ये गेहूं को निकाला जाता है खेतों से और उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है, तो वहाँ के लिए हम लोग एक ये डिमांड तो रखें कम से कम कि स्टोरेज फैसिलिटीज ज़्यादा अच्छी हो, ज़्यादा क्लीन हो, वहाँ हाइजीन मेंटेन किया जाए। और दूसरी बात ये है कि चूहों की जो संख्या होती है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको कम किया जाए। इतने ज़्यादा चूहे होते हैं, उनकी अगर पॉपुलेशन को हम कम नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ 2 चूहे एक साल में 1000 के करीब चूहे पैदा कर सकते हैं। यही वजह है कि चूहों की आबादी को नियंत्रित करना बेहद आवश्यक है। एक्चुअली ये बहुत खतरनाक होता है। चूहे के जो ड्रॉपिंग्स हैं या यूरिन है, इससे जो बीमारियां फैलती हैं वो जानलेवा होती हैं। चूहे के मूत्र से दूषित पानी या भोजन के जरिए लेप्टोस्पायरोसिस फैल सकता है, जो किडनी और लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। सूखे मल या मूत्र के कण हवा में मिलकर सांस के साथ शरीर में जाए तो हैंटावायरस संक्रमण हो सकता है, जो फेफड़ों की जानलेवा बीमारी है। चूहे के मल से दूषित भोजन खाने पर साल्मोनेलोसिस और ई कोलाई संक्रमण जैसी आंतों की बीमारियां होती हैं, जिनमें तेज दस्त, उल्टी और बुखार शामिल है। इसके अलावा चूहों के मूत्र और मल के संपर्क से लिम्फोसाइटिक कोरियोमेनिंजाइटिस (LCM) जैसी तंत्रिका तंत्र से जुड़ी बीमारी भी फैल सकती है। सरल शब्दों में कहें तो चूहों का मल मूत्र सिर्फ गंदगी नहीं बल्कि गंभीर बीमारियों का स्रोत है। इनफैक्ट मुझे ये कहते हुए भी बहुत दुख होता है, और बहुत सच में मैं इस बात को हम लोग बोलना भी नहीं चाहते हैं, दर्द महसूस होता है। मेरा एक बहुत ही प्यारा पेट था जो कि हमारे घर की फैमिली की तरह से था, एक बहुत प्यारा डॉगी था, लेकिन उसकी मृत्यु हुई थोड़ी सी कह सकते हैं कि अकस्मात हो गई। बहुत कम समय मिला उसका कि हम कुछ इलाज करते, और कोई इलाज था भी नहीं। वो था, बीमारी का नाम था लेप्टोस्पायरोसिस, जो कि फैलता है चूहों के या किसी भी मैमल का जो खुद इन्फेक्टेड है उसके यूरिन से फैलता है। और क्योंकि इसकी आदत थी, बाहर जाके घूमती घामती थी, कुछ भी मिल जाता था तो उठा के खा लेती थी, तो वो किस तरह से उसको वो इन्फेक्शन लगा वो हमें समझ में नहीं आया। लेकिन जब ये हो जाता है तो इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। एकदम शुरू के स्टेज में अगर होता है तो फिर शायद कुछ किया जा सकता है, लेकिन जब तक सिम्टम्स आते हैं तो लेट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़रूर बताएं।